आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, राज्यसभा इलेक्शन में बड़ा फेरबदल। राज्यसभा इलेक्शन पर कांग्रेस का बड़ा बयान। कांग्रेस ने ठुकराई एनसी की सीट। कांग्रेस ने सीट नंबर 4 ठुकराई। जो सीट मिली वो महफूज नहीं। श्रीनगर में 4 घंटे से ज्यादा चलने वाली एक अहम मीटिंग के बाद कांग्रेस ने राज्यसभा की चौथी सीट पर इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि पार्टी ने इत्तेफाकी राय से ये फैसला लिया है कि सीट नंबर 4 गैर महफूज है, इसलिए कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कर्रा ने बताया कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीट नंबर 1 या 2 मांगी थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट नंबर 4 की पेशकश की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपना रुख तहरीरी तौर पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दोनों को भेज दिया है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। मीटिंग में कांग्रेस लीडरान ने हुकूमत की नाकामी, तरक्याती काम में ताखीर और इत्तेहाद में तालमेल की कमी पर भी फिक्र का इजहार किया है। बड़ी खबर आपको इंतखाब के हवाले से बता रहे हैं। श्रीनगर में 4 घंटे से ज्यादा चलने वाली एक अहम मीटिंग के बाद कांग्रेस ने राज्यसभा की चौथी सीट पर इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि पार्टी ने इत्तेफाकी राय से ये फैसला लिया है कि सीट नंबर 4 गैर महफूज है, इसलिए कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कर्रा ने बताया कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीट नंबर 1 या 2 मांगी थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट नंबर 4 की पेशकश की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपना रुख तहरीरी तौर पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दोनों को भेज दिया है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। मीटिंग में कांग्रेस लीडरान ने हुकूमत की नाकामी, तरक्याती काम में ताखीर और इत्तेहाद में तालमेल की कमी पर भी फिक्र का इजहार किया है। सीट के ऊपर इलेक्शन होने वाला है, उसके ऊपर और उसके साथ साथ असेंबली की जो 2 सीटें हैं उस पर भी हमारा डिस्कशन रहा, मैराथन डिस्कशन रहा, और हमने हर मेंबर से उनकी ओपिनियंस इन चीज़ों के ऊपर हासिल की, और सब मेंबर्स का अपनी अपनी जगह पे, जिसमें लेजिस्लेटर्स भी आते हैं, कुछ उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसकी वजह से उनमें कुछ नाराज़गी भी थी, गवर्नेंस के ऊपर भी, या पब्लिक इश्यूज़ को लेके भी, या डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेके भी, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को लेके भी, तो खुल के उस पर बात हुई। और साथ साथ जहाँ तक राज्यसभा सीट का ताल्लुक है उसके ऊपर भी मैराथन डिस्कशन हुआ। राज्यसभा इलेक्शन पर कांग्रेस का बड़ा बयान। कांग्रेस ने ठुकराई नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट। कांग्रेस ने सीट नंबर 4 ठुकराई। जो सीट मिली वो महफूज नहीं। श्रीनगर में 4 घंटे से ज्यादा चलने वाली एक अहम मीटिंग के बाद कांग्रेस ने राज्यसभा की चौथी सीट पर इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि पार्टी ने इत्तेफाकी राय से ये फैसला लिया है कि सीट नंबर 4 गैर महफूज है, इसलिए कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। तफसीलात के लिए हमारे साथ मीर उमर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने आने वाले राज्यसभा इलेक्शंस के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो सीट नंबर 4 को ठुकरा दिया है। बिल्कुल, करीबन देखें तो 4-4.5 घंटे की जो है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो है मीटिंग चली, जिसमें तारिक हमीद कर्रा थे, जी अमीर थे, पीरजादा मोहम्मद सईद थे, रमन भल्ला थे, एमएलए जो मुल्ला राम है उनकी अगर हम बात करें, चौधरी लाल सिंह और बाकी लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सीनियर रहनुमा जो है, लीडर्स जो है, वो इस मीटिंग में मौजूद थे। और बिना फिर ये देखा गया इतने लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद कि जो कांग्रेस को सीट दी गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि ऑलरेडी 3 सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसके अपने उम्मीदवारों का नाम जो है प्रीवियसली जाहिर किया हुआ है। अब जो चौथी सीट बची थी जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस को कहा था कि वो अपनी तरफ से जो है एक अपने उम्मीदवार के खड़े करो, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि एक वीक सीट है, तो इस पे वो किसी भी तरीके का
कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके नजरिए से ये एक रिस्की सीट जो है वो बन सकती है। और शायद आने वाले वक्त में जो है पूरा यहाँ पे, क्योंकि सरकार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की चल रही है, तो शायद एक बड़ा नुकसान जो है ये हो सकता है। और मिलाकर जो है इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि कांग्रेस का इस चौथी सीट पे कोई उम्मीदवार जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है 3 लीडरान का जो है नाम जाहिर हुआ है, जिसमें चौधरी मोहम्मद रमजान है, सजाद किचलू है और शमी ओबराय है। अब चौथी सीट को लेकर जो है क्या सूरत हाल बनने वाली है, वो उसके बारे में जो है अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अब मजीद रिलीज हुआ है, ना अभी कांग्रेस ने क्लियरली कह दिया है कि हमारा इसमें कोई कैंडिडेट नहीं उठेगा। वहीं पे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्या पहल रहनी है वो लेटर ऑन देखा जा सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ, क्योंकि आज नॉमिनेशन फाइल करने का दिन है, इस सिलसिले में अभी जितने भी नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो वो लीडरान जो है अब यहाँ पे बिलाकर पहुंच चुके हैं। हालांकि शुरुआती में हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान जो है वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स को जो है फिल किया। अभी एज ऑफ नाउ कुछ देर पहले ही, कुछ चंद लम्हा पहले ही जो है यहाँ पे अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी सिविल सेक्रेटरी के अंदर दाखिल हुए हैं, जो अपने आज नॉमिनेशन फॉर्म्स को जो है वो फाइल करने वाले हैं। लेकिन अब जिस तरह से मैं इससे पहले भी कह रहा था कि एक सियासी जो एक घमासान जो है वो हमें जम्मू कश्मीर में आप देखने को मिल रहा है। कई सारी स्पेकुलेशन जो है लगाई जा रही है, कई सारी कयास आराइयां जो है वो की जा रही हैं कि अब 4th सीट को लेकर क्या किया जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। हालांकि तारिक हमीद कर्रा का मानना है कि उन्होंने मीर यही जानना चाहते हैं कि जो कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा है, उन्होंने कहा है कि पार्टी ने इत्तेफाकी राय के साथ ये फैसला लिया है और उन्होंने सीट नंबर 4 को गैर महफूज करार दिया है। ऐसा क्यों? देखिए, इस बात के बारे में मैं ऑलरेडी अभी बता रहा था कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है इस हवाले से ऑलरेडी जिक्र किया गया है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने अपने इस फैसले के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा, चाहे हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें या साथ अगर हम देखें तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, तो उनके नोटिस में इस बात को लाया है। एज ऑफ नाउ अभी करंटली सिचुएशन ये है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पे डिपेंड करता है कि आप वो इस 4th सीट के बारे में क्या फैसला लेते हैं। लेकिन हाँ, ये बज़ाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि कल तक जो है इस सीट के बारे में ये टिप्पणी लगाई जा रही थी कि शायद कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा जो लीडर जो है इस सीट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन वहीं पे जिस तरह से कांग्रेस की अपनी तरफ से अपनी एक अलग एक्सप्लेनेशन है इस चीज को लेकर कि ये एक रिस्की सीट बन सकती है और शायद ये एक नुकसान हो सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कश्मीर के बडगाम जिले के कुलबुग गांव से सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर को उम्मीदवार बनाया गया है। ये बडगाम जिले से पहली दफा है कि किसी लीडर का राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन हुआ है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करते हुए डॉक्टर मीर ने कहा, बीजेपी वाहिद ऐसी पार्टी है जहां सबको बराबर दर्जा और मौका दिया जाता है। हर कारकुन को मेहनत की बुनियाद पर पहचान मिलती है। राज्यसभा इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 नाम जो है नॉमिनेट किए और उसमें एक नाम ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर घाटी से सबसे सीनियर लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर का है। अली मोहम्मद मीर कुलबुग इलाके से ताल्लुक रखते हैं जो जिला बडगाम का एक गांव है और अली मोहम्मद मीर ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और सबसे पहले तिरंगा जम्मू कश्मीर में जब बात करेंगे तो अली मोहम्मद मीर ने अपने घर पर चढ़ाया। अली मोहम्मद मीर को कल एक एजाज मिला अपनी पार्टी की जानिब से, इनको राज्यसभा इलेक्शंस के लिए नॉमिनेट किया गया, नामजद किया गया। हमारे साथ डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कल पार्टी ने इनको जो इज्जत दी उस सिलसिले में इनका क्या कुछ कहना है। मीर साहब, सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं और साथ साथ में आपको बधाई देते हैं नामजद होने के लिए। तो राज्यसभा इलेक्शंस में आपको नॉमिनेट किया गया है, जो आने वाले दिनों में राज्यसभा इलेक्शंस है, क्या कुछ लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, कई ऐसे नॉमिनेशंस होंगे, कई ऐसे मेंबरान होंगे, लीडर्स होंगे जिनको नॉमिनेट किया गया है, जिनको ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, तो क्या कुछ लगता है आपको राज्यसभा इलेक्शंस से क्या कुछ मुराद है?
पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी पार्टी हाईकमांड का, जिन्होंने मुझे आज ये जिम्मेदारी सौंपी और मेरे ऊपर भरोसा किया है, मुझे एक जिम्मेदारी आयद की है, मंडेट दिया है। इस चीज़ के काबिल समझा है कि नहीं, मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है अपने हाईकमांड को या अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या डिफेंस ऑफ इंडिया को, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है JP नड्डा जी को, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज मुस्लिम संगठन को भी एक बड़ी रिप्रेजेंट दी। पहली बार कश्मीर घाटी में, खासकर बडगाम की बात में कर रहा हूँ कि बडगाम में पहली बार आज राज्यसभा कैंडिडेट खड़ा हो गया है पार्टी के नाम में। तो उसके साथ साथ जो आपने भी बात छेड़ी की, क्या लगता है, देखो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होता है मैंडेट। जो मैंडेट मेरे हाथ में आ गया है पार्टी के नाम से, तो मैं पार्टी को कभी इस चीज़ को रायगा नहीं करूँगी। पार्टी ने मुझे इतना इज्जत सम्मान दिया है। हार जीत ऊपर वाले के हाथ में, वो किसी के हाथ में नहीं है। जितना जितवाना वो तो सिर्फ खुदा के हाथ में, भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। हमारी कोशिश रहेगी, बाकी भारतीय जनता पार्टी एक कैंडिडेट जो बडगाम से, जम्मू से है, हमारे प्रेसिडेंट साहब सत शर्मा जी, वो और मैं एक ही कतार में बैठे हैं। इसी चीज का नाम भारतीय जनता पार्टी है। वो सिर्फ तो पक्की, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी पे राजनीति चल रही, देखेंगे क्या करें। और डॉक्टर साहब साथ साथ में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त मेजॉरिटी में है, साथ साथ में अपोजिशन भी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कोलिशन में चल रही है, लेकिन कल स्टेटमेंट सामने आया कि चौथी सीट पे जो है कहीं ना कहीं उनके बीच में अनबन खड़ी हुई है। खासतौर पर अगर हम बात करेंगे, जो तारिक हमीद कर रहा है, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें वो सीट दे दी जो टफ सीट है, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। कैसे देखते हो उस चीज को? देखो, ये उन दो पार्टियों के दरमियान मामला है, हम उस पर नहीं जा सकते, क्योंकि उनको कलेक्शन चल रही थी। कल उन्हें कलेक्शन तो डाली, वो मुझे पता नहीं है। बाकी हम अपनी पार्टी की बात करें, हमारी पार्टी कोशिश कर रही है 2 सीट भी कामयाबी हासिल करने की। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम भी 2 सीट हासिल करेंगे अपनी ओर से, पार्टी की ओर से। इंशाल्लाह हम भी सत्ता में आए। तो आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने मेंबर्स होने के बाद, आप खासतौर पर बीजेपी की हम बात करेंगे, बीजेपी यहाँ पर कामयाब हो सकती है? बीजेपी हमेशा कामयाब है, चाहे हम सत्ता में है या नहीं है। हम लोग वो लोग हैं जो देश के खातिर काम करने वाले लोग हैं, देश की खातिर चलने वाले लोग, देश को साथ चलाने वाले लोग हैं। क्योंकि जो हमारा मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रवास, हम उस मंत्र को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम उसी मंत्र को चलाएंगे और उसी मंत्र के आधार पे हम हर जगह जीत हासिल कर सकते हैं और करेंगे। हमारे पार्टी में ये नहीं है। आप देखो, मैंने कल तक 11 प्रेसिडेंट देखे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने भारतीय जनता पार्टी की, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके कल JP नड्डा तक 11 प्रेसिडेंट चेंज हो गए, कोई किसी का नहीं। ये इंटरनल डेमोक्रेसी भाजपा में है। भाजपा कभी टूटने वाली पार्टी नहीं है, भाजपा कभी हारने वाली पार्टी नहीं है। भाजपा वो पार्टी है जिस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, जिसको हम बोलते हैं कि इकबाल ने खुद बोला कि एक ही सभी में खड़े महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। कभी बिहार का प्रेसिडेंट, कभी गुजरात का प्रेसिडेंट, कभी आसाम का प्रेसिडेंट, कभी हिमाचल का प्रेसिडेंट, यहाँ वो दिक्कत है नहीं। आप देखो, इन लोगों को आखिरी दिन चल रहे हैं, आज तक ये दूसरा प्रेसिडेंट नहीं बना सकते हैं। फारूक साहब के खानदान से ये प्रेसिडेंट नहीं निकली है। फारूक साहब प्रेसिडेंट, उमर साहब आ गया, उमर साहब अभी जिंदा है, अपने बेटे को प्रेसिडेंट किया है। वही हाल है कांग्रेस का, नेहरू से लेके आज राहुल गांधी तक। कभी इस घर से बाहर निकली जब उन्हें हमें इस साल इस कार्यकाल में उन्हें प्रेसिडेंट चेंज किया है, वरना सब खानदानी राज चल रहा है, शख्सी राज चल रहा है। ये लोग आगे बढ़ने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर एक व्यक्ति के साथ चलना चाहती है, हर एक व्यक्ति को साथ चलाना चाहती है। हम कभी इस चीज को गुरेज नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब साथ साथ में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेंबर राज्यसभा गुलाम अली खटाने ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी MLAs हैं या बीजेपी के जितने भी MLAs हैं, उनको चाहिए कि वो सियासत को छोड़ के उस कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए मंतखब करे, चुने जो देश के हित में काम करे, जो नेशनल इंटरेस्ट के हित में काम करे। तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखो, हमारा मानना है कि कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, वहां कोई पार्टी नहीं रही है। अगर हर कोई नागरिक इस देश का व्यक्ति है, उनको सोचना चाहिए कौन आदमी इस देश के लिए काम करे,
इस देश के साथ चले और इस देश के साथ चलाए। उसने अच्छा कहा कि खटारा साहब ने कहा कि मतलब अगर ये लोग चाहते हैं डेवलपमेंट, ये लोग चाहते हैं देश, तो फिर इनको उस व्यक्ति को आगे करना चाहिए जो व्यक्ति देश के साथ चले और देश को साथ चलाए। उसने ठीक कहा। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आपने बहुत अरसा पहले ज्वाइन किया, तब हालात भी यहाँ पर शायद कशीदा थे। मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे कैसे ये सफर आपने तय किया, कहाँ से लेकर कहाँ? देखो, मुझे आज 30 साल हो गए, 31वां साल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। उस वक्त दूर दूर तक हमें कहीं नजर नहीं आता था। मेरा एक आप जो गुरु है, एक उस्ताद ही है जिसने मुझे बोला कि भाई आप बीजेपी ज्वाइन करो। उस वक्त जहाँ जगमोहन साहब थे गवर्नर, वो इस गाँव में भी आए हैं। उसने इस गाँव को उस वक्त 20 लाख दिया। हमारे नंबर साहब बैठे हैं, इसका बाप उस वक्त जिंदा था, हाजी अब्दुल गनाई, उसने इस गाँव को 20 लाख रुपए थी। उसका एक एडवाइजर था सकलानी मुझे, मैंने उससे बात की है, दोस्ताना था, उसे मुझे लिया। तो फिर उसे उस वक्त बोला कि भाई आप ज्वाइन करो पॉलिटिक्स, अगर कर रहा है तो बीजेपी करो। मैंने बोला भाई ऐसा बीजेपी कहीं है नहीं। उसे बोला आप करो, बीजेपी जरूर आएगी सेंटर में और बहुमत से आएगी। और अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उसने बोला एक व्यक्ति आएगा जो पूरा यहाँ कैच करेगा, पूरा करेगा और 300 साढ़े 300 ऊपर सीटें लेगा और वन हैंड सरकार बनाएगा। तो हम सोच रहे थे, हमें लोगों ने बोला आप पागल हो गए हैं, आपने ये क्या किया है, कहीं सत्ता में नहीं है, यहाँ कब भाजपा आएगी। लेकिन हमारा एक विजन था, हमारा एक माटू था, हमने उस विजन को देखा है, उस माटू को क्रॉस किया है और भारतीय जनता पार्टी आ गई। बाकी हमने ये देख कर किया कि भारतीय जनता पार्टी में देश के लिए दर्द है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त पार्टी है। हम उसी चीज के साथ लगे हुए हैं। हमें दिक्कत नहीं, सत्ता में आए जाना है, हमें देश चलना चाहिए, देश के लोग चलना चाहिए और देश को साथ साथ चलना चाहिए। बाकी में दिक्कत नहीं है, सत्ता कब आएगी, हम सत्ता में कब आएंगे, इनकी तरह कुर्सी कब हमारे पास, हमें दिक्कत नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। बड़गाम के खान साहब इलाके में अगर हम बात करेंगे, कई ऐसे लीडरान निकले हैं जो असेंबली तक गए, जिन्होंने मिनिस्ट्री संभाली। लेकिन अब की बार अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी का सीनियर मोस्ट लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, जो कि पहला लीडर है यहाँ के इलाके का, खासतौर पर बड़गाम जिले की जब हम बात करते हैं, बड़गाम का जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए हैं। हालांकि नॉमिनेशन कल दिन में निकली और आज अगर हम बात करेंगे, इनको नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करने हैं। और अब की बार देखा जाएगा कि जो असेंबली इस वक्त फंक्शनल है, कौन से लीडरान को, कौन से मेंबर्स को वो वहां पर इलेक्ट करेंगे, किस पार्टी को वोट्स मिलेंगे, किस कैंडिडेट को वोट मिलेंगे। जिला बड़गाम के कोलबुग से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। जम्मू और कश्मीर में 2 असेंबली सीटों बड़गाम और नगरोटा के लिए इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये सीटें उमर अब्दुल्ला के इस्तीफा और देविंदर सिंह राणा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन की इत्तला के मुताबिक नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। नॉमिनेशन की जांच 22 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। अगर ज़रूरी हुआ तो वोटिंग 11 नवंबर को होगी। पूरा इंतखाबी अमल 16 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। ये इत्तला इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी सुमन कुमार दास की तरफ से जारी की गई है, जिसे जम्मू कश्मीर के ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनिल सलगोत्रा ने काउंटर साइन किया है। दारुल उलूम में शदीद आग, इमारत को शदीद नुकसान, 300 तालिबात बाल बचे। आग से जानी नुकसान की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड ने कई घंटे बाद पाया काबू। आग की वजूहात की जांच शुरू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दारुल उलूम में शदीद आग लगी है। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। 300 तालिबात बाल बचे हैं। आग से जानी नुकसान की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड ने कई घंटे बाद पाया काबू। आग की वजूहात की जांच शुरू की गई है।
पुलवामा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि दारुल उलूम में शदीद आग लग चुकी है। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है और 300 तालिबात बाल बचे हैं। आग से फिलहाल जानी नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड ने कई घंटे बाद पाया काबू। आग की वजूहात की भी जांच शुरू कर दी गई है। अचानक वो नाराज नहीं बूस गर योतन पता बच्चे शंगित बच्चे बिल्कुल शंगित पत पे बिस्तर तो बेस थोड़ा लकड़ बेस में बचन ट्रंक अत तो नार अचानक अति मगर पता पता कह हेतुन कम सी वजह क्या गो दलील क्या गई अमिश पता कहें बचन ट्रंक 10-40 मुद बेस बिस्तर थोड़ा इन बचन हूँ यह दो यह गो पशस अक साइड नुकसान। अल्लाह ताला कोर रहमी, अल्लाह ताला कोर फजल बच्चे बचे असल पे बच्चे महफूज तुहद वसादत बच्चे वाले तत वात कत बच्चे बिल्कुल महफूज बचन कहीं मसला। अलबत्ता गो पाशस थोड़ा नुकसान अक साइड गोस नुकसान वारिया। तकरीबन ये वाक़ा सुबह 5:30-6 बजे में हुआ। किसी ने यहाँ पे दुआ उठते हुए देखा तो उसने पूरे गांव को खबर की कि यहाँ पे आग नमूदर हुआ। तो हम सारे गांव वाले आ गए। तो जब हम यहाँ आगे तो आग पूरी तरह से फैल चुका था। इस बिल्डिंग की पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी थी। ये 2 बिल्डिंग पे मुनहसर है, एक बिल्डिंग उस साइड है, एक यहाँ पे है। तो नीचे थोड़े से बच्चे यहाँ पे उस टाइप सोए हुए थे। तो फिर हमने उनको जगाया और बिस्तर बाकी जो यहाँ पे सामान पड़ा था हमने उसको बाहर निकाला। लेकिन तब तक आग जो है ना उसने पूरी बिल्डिंग को अपने लपेट में लिया था। तो बिल्डिंग का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये उसका छत पूरी तरह से तबाह हुआ है और इन बच्चों का जो ये सामान था वो ट्रंक वगैरह बिस्तर था, ट्रंक था, तो वो सारे जल चुके हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ पुलवामा से बुरहान बशीर जुड़ चुके हैं। बुरहान, जानना चाहेंगे पुलवामा के किस इलाके में ये दारुल उलूम मौजूद था जहां पर ये आग का वाकया पेश आया है और आग कब लगी है? क्या कुछ वजूहात बताई जा रही है आग लगने की? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जिला पुलवामा का शिट परेपोरा इलाका जो है वहां पे दारुल उलूम है और इस दारुल उलूम में जो है करीबन 300 से ज्यादा जो फीमेल स्टूडेंट्स है वो ज़ैर तालीम है और वो वहां पे जो है दीनी तालीम हासिल करते हैं। तो आज करीबन 5:30 से 6 बजे के दरमियान जो है इस दारुल उलूम में अचानक आग नमूदार हुई और देखते ही जो आग है उसने पूरे दारुल उलूम को अपने चपेट में ले लिया। और जो ही ये खबर इलाके में पहुंची तो इलाके के लोग जो है वो घरों से निकल कर आए और उन्होंने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और साथ ही जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो है उन्हें भी कॉल किया। उसके बाद जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें भी इलाके में पहुंची। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनके एहलकार भी पहुंचे और एक जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इलाके में लॉन्च किया गया। और अगर बात इस दारुल उलूम की करें तो दारुल उलूम में जो है बच्चे कुछ जो है वो सोए हुए थे तो उन्हें जो है वहां से बाहर निकाला गया और लगातार जो है हेक्टिक एफर्ट्स के बाद जो है बच्चों को बाहर निकाला गया। अगर वहां पे जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन जो दारुल उलूम है वहां पे माली नुकसान हुआ। दारुल उलूम का छत जो है वो तबाह हुआ और उसके साथ साथ जो वहां पे ज़ैर तालीम बच्चे हैं उनके कुछ बिलोंगिंग जो है वो भी जलकर राख हुए। और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की लगातार अंत कोशिशों के बाद जो है उस पर आग जो है उस पर काबू पाया गया। लेकिन अगर बिल्डिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं पे बिल्डिंग का जो रूफ है वो पूरी तरह से तबाह हुआ है। जी, तो क्या कुछ वजूहात बताए जा रहे हैं बुरहान? कोई वजूहात इसके बारे में, कोई तफसीलात कि किस वजह से ये आग लग गई है? देखिए, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई लेकिन जो पुलिस है उनकी जानिब से जो है केस रजिस्टर किया गया और तहकीकात जो है वो शुरू की गई। फिलहाल जो है पूरी एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो इस चीज को नहीं देखा गया लेकिन अभी जो है पूरी तरह से जांच जो है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान बशीर।